नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की स्टोन में। आज एक बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ 20 क्वेश्चंस लिए हैं हमने, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वो कहने को नंबर में 20 हैं, लेकिन उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक ही क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन दे करके जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। चैनल को भरपूर प्यार देना है। चलिए तो हम चलते हैं और यहीं से एसएससी जीडी, सीजीएल और दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम जितने भी होंगे उनमें सभी में क्वेश्चंस आएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना, एक पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाना है, नोट करते रहना जो जो मैं फैक्ट बताऊंगा। और उम्मीद है कि यहाँ से अलग कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। चलिए तो एक नहीं, पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्राप्त काल क्या है? इसको इधर कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्राप्त काल क्या है? देखिए, एक मिनट। ये क्या हो रहा है? इसका थोड़ा इसे बढ़ा लें हम। ये कह रहा है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1850 ईसा पूर्व निश्चित नहीं हो सका है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का तो काल कह नहीं सकते, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 3300 बीसी से लेकर के उसके बाद का लगभग 1300 बीसी तक चली है। बट 3300 बीसी से लेकर के 1300 बीसी का टाइम पीरियड चला है इसका। लेकिन क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है परिपक्व हड़प्पा, आपको समझ आना है परिपक्व हड़प्पा चरण का। तो उसमें क्या है कि आपको आंसर करके आना है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अगर हम एनसीईआरटी के बेस पर जाएं तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि 2600 ईसा पूर्व बीसी से लेकर के 1900 बीसी, ये कैसा टाइम पीरियड है? ये परिपक्व हड़प्पा का, पक्व हड़प्पा का, परिपक्व हड़प्पा का टाइम पीरियड है। 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व कोई टाइम पीरियड है नहीं, निश्चित नहीं हो सका, निश्चित तो हो सका है, तो इसलिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको एनसीईआरटी के बेस पर जाना है, कौन सा 2600 बीसी और 1900 बीसी है, तो आपको प्रायोरिटी इसको देनी है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी 2600 बीसी और से लेकर के 1900 बीसी को प्रिपेयर करती है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है हमारा, ये सिंधु घाटी इधर कर देते हैं। सिंधु घाटी की कहां तक विस्तृत थी? ठीक है, थोड़ा इसको इधर ले लेते हैं फिर से। सिंधु घाटी कहां तक विस्तृत थी? देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर? इसके लिए हमें एक खाली स्लाइड लेनी पड़ेगी, अभी लेते हैं समझने के लिए। सिंधु घाटी, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ में जे एंड के पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वैसे तो इंडिया के, भारत के संदर्भ में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर, ऊपर जाएंगे तो हम अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं। अफगानिस्तान 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 में एक नदी पड़ती है, पंज नदी, पंज नदी के किनारे पर कौन सा? सोर्तगई, सोर्तगई एक स्थान है। इसका नॉर्थन पॉइंट तो ये है। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत में कौन सा बताना है आपको? मांडा, मांडा जो जे.एंड.के में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में अखनूर सेक्टर है वहां पर पड़ता है मांडा। और ईस्ट में जाएंगे तो हम क्या? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये मेरठ में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे पर, हिंडन मेरठ में। और इधर दक्षिण में जाएंगे तो हम दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में एमएच में पड़ता है। ठीक है, और इधर सुतकांगेडोर, ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान वाले एरिया में। इधर बलूचिस्तान, ये ऐसे पाकिस्तान है और इधर ईरान है, तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर लगता हुआ है बलूचिस्तान वाला, इसको बोल देते हैं सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। तो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में फैली हुई थी, अफगानिस्तान में भी थी, भारत में भी थी, जम्मू कश्मीर में और दैमाबाद में भी थी। अब भारत में कहां कहां थी? महाराष्ट्र में थी। जब महाराष्ट्र तक है तो महाराष्ट्र तक जितने भी स्टेट्स आते हैं वहां यूपी वाला, हरियाणा,
और आपका वेस्टर्न राजस्थान वगैरह, गुजरात। अभी हम वापस से अपनी स्लाइड पर आते हैं, ये क्वेश्चन था। तो ऐसा कौन किसमें है सारा? पंजाब भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपको इसको टिक करके आना है, क्योंकि उड़ीसा, इसमें उड़ीसा आ रहा है तो सीधी सी बात है, उड़ीसा तक तो थी ही नहीं, ये तो अपने आप कट हो जाएगा। बंगाल तक भी नहीं थी, ठीक है। इसमें पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका ऑप्शन ये सही माना जाता, ठीक है। चलिए अब एक और नए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ये नहीं कह रहा कि किस सभ्यता के समकालीन थी। तो अभी मैंने आपको टाइम पीरियड बताया क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है? अगर एनसीईआरटी देख के अनुसार चलोगे तो 2600 बीसी से लेकर के आपका कितना 1900 बीसी, या 3300 बीसी से लेकर के 1300 बीसी ये टाइम पीरियड है। कहीं कहीं 2550 लेकर के 1750 बीसी, मतलब कुल मिलाकर के 3300 से लेकर 1300 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है। लेकिन अगर उसमें पूछे कि परिपक्व हड़प्पा, तो मेन चीज आती है परिपक्व हड़प्पा चरण पूछने की कि परिपक्व हड़प्पा चरण कब था। उसके बाद में क्या होता है कि किसी भी सभ्यता का एक तो होता है अपग्रेड, अपग्रेड हो रही है वो, तो 3300 से लेकर के तो अपग्रेड हो रही है धीरे धीरे। परिपक्व होगी वो 2500 में, कुछ इतिहासकार 2500 बीसी मानते हैं, कुछ मानते हैं 2600 बीसी, एनसीईआरटी 2600 बीसी मानती है। वो उसका पीक टाइम था। और पीक टाइम कब तक चला? पीक टाइम चला एनसीईआरटी के अनुसार 1900 बीसी तक, उसके बाद उसका धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। लेकिन कुछ इतिहासकार 1750 बीसी मानते हैं, उसके बाद उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। पूरी तरह से खत्म कब हुई? वो 1300 बीसी के आसपास में पूरी तरह से खत्म हुई। तो अब इसी टाइम पीरियड पर अलग अलग भी सभ्यताएं थी, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टाइम पीरियड पर एक ही सभ्यता जन्म ले सकती है। जैसे अभी आप देखें, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम डेवलप्ड है, हमसे ज्यादा डेवलप्ड कौन से है? यूएसए है। आप उससे कंपैरिजन करेंगे तो सभ्यता तो अलग अलग हो गई। दूसरी, अभी आप जाए अंडमान निकोबार में जाएंगे तो अंडमान निकोबार में ग्रेट अंडमानीज रहते हैं, वो आज भी उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार क्या होती है, लोग क्या होते हैं, और लोकतंत्र क्या चीज है, वोट डालना क्या है, वो लोगों से डरते हैं, वो वहां पर भी रहते हैं। दूसरा, अभी तंजानिया में जाइए, हिजाबी पता ना है जी करके कुछ एक ट्राइब है तंजानिया में, तो वो अभी भी हमसे पीछे हैं, लगभग 1200 की उसमें जनसंख्या है उनकी। अभी भी वो पेड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो रहते हैं। तो एक ही टाइम पीरियड पर अलग अलग सभ्यताएं जन्म ले सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पीरियड पर एक ही सभ्यता चल रही है। यानी यहाँ पर कोई चीज चल रही थी तो सेम वही चीजें अफ्रीका में या और अलग सभ्यता में सेम वो चीजें चल रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए मिस्र की सभ्यता ये भी सेम टाइम पीरियड है, ये इसी की समकालीन थी, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। हाँ देखिए, मिस्र की सभ्यता इसी के समकालीन सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये भी इसी के समकालीन सभ्यता थी। अब पूछेगा मिस्र की सभ्यता कहाँ कहाँ थी? हांग हो नदी, ये भी कई बार ये फैक्ट में लिख लेना, हांग हो नदी और यांगसी नदी, और कई बार इसको ये भी कर लेता, दिख रहा है ये कलर, कई बार इसको पीली पीली नदी के किनारे की सभ्यता भी पूछ लेता है। तो आपको कौन सा टिक करके आना है? मिस्र की चीन की सभ्यता, गलत हो गया, चीन की सभ्यता है ये हांगो नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता किसके किनारे थी? एक मिनट, फिर से वापस आते हैं हम, एक मिनट। हाँ, मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे थी। नाइल रिवर सुना होगा आपने, नील नदी के किनारे। नील नदी कई सारे देशों, अफ्रीका के कई सारे देशों में से निकलती है, तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी? मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी? दजला व फरात। इसको इंग्लिश में टिग्रिस और यूफ्रेट्स भी बोल देते हैं, इन दो नदियों के बीच में। ये आपने ईरान इराक वाला सुमेरियन वाला जो एरिया देखा होगा, इसको दूसरा नाम, हाँ ये भी फैक्ट पूछ लेगा कि मेसोपोटामिया को दूसरी किस नाम से जानते हैं? मेसोपोटामिया सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, मेसोपोटामिया की। अब आती है हमारी चाइना की सभ्यता। चाइना की किसके? यांगसी या पीली नदी, पीली नदी के किनारे वाली सभ्यता, पीली पीली नदी या हांगहो नदी, इस नदी के किनारे कौन सी थी? चीन की सभ्यता। अब आ जाती है हमारी ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता 8 बीसी के टाइम पीरियड की बात है, ये 8th बीसी के टाइम पीरियड की बात है। यानी 8
शताब्दी पूर्व, 800 ईसा पूर्व, या हम कह सकते हैं 800 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इस टाइम पर ग्रीक की सभ्यता ने जन्म लिया था। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी सभ्यता इसका नहीं थी, इसके समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, ग्रीक की सभ्यता किसके, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कालीबंगा से, थोड़ा ठीक है, चलिए कालीबंगा, कालीबंगा से क्या क्या चीजें मिली हैं? कालीबंगा को तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, बीबी लाल ने क्या बोला है? बीबी लाल ने दीनहीन बस्ती बोला है, दीनहीन बस्ती बोला है कालीबंगा को। कालीबंगा से एक पल्ले वाले किवाड़ भी मिले, एक पल्ले वाले किवाड़ भी मिले हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें मिली है? कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है, उस्तरा मिला है, उस्तरा, ठीक है। और यहां से क्या मिली है? एक ही लाइन में, एक ही लाइन में 7 हवन कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड भी मिले हैं। घरों से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, दोहरे जुते हुए खेत भी मिले हैं, दोहरे जुते हुए खेत मिले, और एक दोहरी फसलें, दोहरी फसलें, इसके भी साक्ष्य हमें कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। तो इतना फैक्ट आप याद रखना कि कालीबंगा से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो मैंने यहाँ आपको बताई है। अब आते हैं हम इस पर, लोथल। लोथल से क्या क्या? सबसे पहली बात तो ये डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड जानते होंगे, बंदरगाह, डॉकयार्ड बंदरगाह, ठीक है, डॉकयार्ड कह दो, बंदरगाह कह दो। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र जो डॉकयार्ड था, वैसे तो दूसरा भी था बालाकोट करके, बालाकोट पड़ता है आपका पाकिस्तान में अभी, बालाकोट, और एक नागरकोट करके कुछ है, नागरकोट या नगलाकोट ध्यान नहीं, पर बालाकोट है। तो बालाकोट आपने सुना भी होगा, जब एयर स्ट्राइक की थी तो बालाकोट में की थी, तो एक वहां से भी है। लेकिन आपको सिंधु सभ्यता का पहला डॉकयार्ड वो यही है, और प्राकृतिक यही है, ठीक है। और इसी को दूसरा एक और कहा जाता है सिंधु सभ्यता का प्राकृतिक स्थापत्य, प्राकृतिक स्थापत्य, सबसे बड़ा स्थापत्य लोथल। और लोथल से क्या क्या चीजें मिली हैं आपको पता होना चाहिए, फिलहाल यही है, आगे और कुछ चीजें आएंगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है। बनावली, बनावली से एक तो सरसों, कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा, सरसों, सरसों व तिल के ढेर मिले, ढेर मिले। और दूसरा एकमात्र ऐसा स्थल जहां जल निकास प्रणाली का अभाव था, वो कौन सा? बनावली। इसका कोई एविडेंस हमें यहां से नहीं मिला है, जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली का अभाव कहां था? एकमात्र सिंध पूरी सभ्यता में जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम सबसे बेस्ट था, बट ओनली एक अपवाद, एक्सेप्शन कौन सा है? बनावली। ये बनावली, कहीं बनावली मिल जाए, बनावली मिल जाए, एक ही बात समझ लेना। सुरकोटडा, यहां से घोड़े के साक्ष्य मिलेंगे, घोड़े के अवशेष मिलेंगे, अवशेष। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पता लग गया होगा उम्मीद है, क्या? सुरकोटडा राइट आंसर। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आईएमपी लगा लेना इस पर। घोड़े के साक्ष्य बहुत कई बार पूछा जाता है, घोड़े के साक्ष्य। अच्छा ध्यान रखना, घोड़ा इनका पालतू पशु नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घोड़ा पालतू पशु नहीं था। हाँ, घोड़े के बारे में जानते जरूर थे। कभी आप समझे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालतू होगा या नहीं था, तो इसका मतलब सिंधु
पट्टी वाले लोगों को पता ही नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, ये गलत है, जानते थे बट उनका पालतू पशु नहीं था। पालतू सबसे ज्यादा कौन सा था, चलो बताते हैं आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए ओहो कैसे करेगा, चलिए ठीक है। सिंध का नखालिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो सिंध से समझ में आ गया होगा सबसे पहली बात तो, सिंध में कौन सा पड़ता है हमारा, इसी से पता चल जाएगा। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में। और एक फैक्ट बता दूं गुजरात के बारे में, सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल जो खोजे गए हैं, सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल जो खोजे गए हैं, स्थल जो खोजे गए हैं वो सब गुजरात में खोजे गए हैं, अभी तक गुजरात में मिले हैं। बहुत सारे स्थल हैं जो गुजरात में मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब आपको पता होगा, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा होगा, देखना रवि दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। मोहनजोदड़ो, अब आइए मोहनजोदड़ो बहुत इंपोर्टेंट, मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं एक बार थोड़ा रफ कर दूं, ओहो ठीक है, ये सब आपको पता होगा। मोहनजोदड़ो के बारे में एक बार हमें अच्छे से जान लेना चाहिए कि यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, ठीक है। नंबर एक तो आपने सुना होगा नर्तकी की मूर्ति, ब्रॉन्ज, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी मतलब एक डांसिंग गर्ल, कांसे की मिली है, सिंधु सभ्य सॉरी मोहनजोदड़ो से। दूसरा यहां से क्या चीजें मिली है मोहनजोदड़ो से आपको, नर्तकी की मूर्ति मिली है, एक पुजारी की मूर्ति मिली है या पुरोहित, पुरोहित की भी मूर्ति मिली है, एक विश्वविद्यालय भवन भी मिला है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय भवन मिला है, ठीक है। और क्या मिला है यहां से, नोट करते रहना, और बहुत सारी चीजें यहां से मिली है जो हमें पता है। एक अन्नागार, अन्नागार मिला है, वेयर हाउस, अन्नागार भी मिला है, ठीक है, स्नानागार भी मिला है, स्नानागार। अच्छा एक और फैक्ट याद रखना, इसको इंपोर्टेंट नोटिस कर लेना, नोट लगाना इस पर इंपोर्टेंट, इस स्नानागार को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा गया है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, स्नानागार और कहीं का नहीं, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, इसको करना है, ठीक है। सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा स्थापत्य क्या बताया था मैंने, लोथल का डॉकयार्ड, और सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाट मोहनजोदड़ो का ये। अच्छा हड़प्पा, हड़प्पा से के बारे में भी थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये बैक करें, ये कैसे भाग गया, हमने तो ऐसे ही किया था, ये कैसे भागेगा, नहीं नहीं बैक करते हैं, चलो चलो देखते हैं, इससे इसी से रफ कर देते हैं, ठीक है। हड़प्पा, देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा से क्या क्या हड़प्पा की खोज कब हुई, ठीक है। हड़प्पा के बारे में फैक्ट जान लो, एक तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो यही था, सिंधु सभ्यता का, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया स्थल, सबसे पहले खोजा गया स्थल। दूसरा इसके बारे में क्या था, एक R37 और H, वे H
के आकार के कब्रिस्तान और समाधि मिले हैं। समाधि मिले हैं। कहां से मिले? हड़प्पा से। आप कहोगे हड़प्पा से कैसे? देखिए ये होता है ना, आर की जो फॉर्म है, ये आर है, इसमें ऐसे 37 शवदफन मिले हैं इसी फॉर्मेशन में। ठीक है, कब्रिस्तान तो 37 तो कब्रिस्तान हो गए। अब एच के आकार की समाधि कैसे? ये ऐसे फॉर्मेशन है, इसमें तो पुरुष दफना दिए गए हैं ऐसे, इसमें ऐसे महिला दफना दी गई हैं, और ऐसे क्या बच्चे दफना दिए गए हैं। तो ये एच के आकार की क्या है? समाधि। और ये R37 यही है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस तक में पूछा गया कि R37 क्या है, तो R37 से मतलब आप सीधे समझ जाना क्या है R37, ये कब्रिस्तान है। और एच के आकार की आकृति कहां से मिली है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो हड़प्पा से मिली है सारी चीजें ये। ठीक है ना। दूसरा, कई सारी चीजें यहां से हैं। एक गर्भ से निकलता हुआ, ठीक है, गर्भ से निकलता हुआ, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पेड़ भी दिखाया गया है यहीं से। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पेड़ भी दिखाया गया है, जिसको मार्शल ने क्या कहा है? उर्वरता की देवी कहा है, कि ये कोई एक उर्वरता की देवी है। ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेड़। ठीक है, मार्शल ने क्या कहा है? मार्शल ने इसको बोला है उर्वरता की देवी। ठीक है, हड़प्पा से संबंधित ये आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सिंध का नखालिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो आपको राइट आंसर करके किसको आना है? टिक, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? देखिए मैंने एक युग भी आपको बताया था। नंबर 1 पहले बताया था पुरापाषाण काल। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें पता होगा पुरापाषाण काल। उसके बाद में बताया था मैंने मध्यपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद फिर बताया था मैंने नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद फिर मैंने बताया था आपको ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, फिर उसके बाद आता है हमारा कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए पुरापाषाण काल में क्या था कि मानव क्या करता था? मानव बेढौल बेढंगे पत्थर इस्तेमाल करता था, उसके कोई पत्थरों का कोई आकार नहीं था, शिकार खेलता था, यायावर जीवन जीता था, आज यहाँ जा रहा है कल वहां जा रहा है, आखिट कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। तो वो कौन सा काल कहलाता है? हमारा पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल में उसके थोड़े औजारों में, औजार भी पत्थर के ही होते थे, उनमें थोड़ा सुधार हुआ और थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, और यहाँ पर पशुपालन करना सीख गया था मध्यपाषाण काल में, मानसिक विकास हो गया था। नवपाषाण काल में आग पर नियंत्रण सीख लिया, पहिए का आविष्कार हो गया, खेती करना सीख गया, यानी स्थायित्व आया जीवन में, गर्त आवास बना करके रहने लग गया। ताम्रपाषाण काल यानी कि तांबा, पहले मानव द्वारा पहले इस्तेमाल की गई धातु अगर कोई सी है तो आपको पता हो जाना चाहिए तांबा, इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं हम? ताम्रपाषाण काल। और तांबे के बाद में फिर कांसा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इतना ज्ञान था कि 15% टिन और 85% तांबा मिलाकर के हमारा क्या कांसा बनाया जा सकता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कई बार इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको थोड़ा हम इधर कर लेते हैं। ठीक, देखिए ये इरेजर साफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा कहां से? नवपाषाण काल की नहीं होगी, पुरापाषाण काल की नहीं होगी, लौह युग नहीं होगी। लौह युग में क्या लिखा गया था मैं आपको बता देता हूं। ऋग्वैदिक काल के बाद में जो उत्तर वैदिक काल था उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, देखिए राइट आंसर तो इसका ये हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में मैं बता दूं, इसके बारे में
नवपाषाण काल के बारे में मैंने बता दिया है आपको, पुरापाषाण युग के बारे में बता दिया। अब आता है लौह युग। लौह युग कौन सा युग था बेटा? ऐसा कहा जाता है, संभवतः ऐसी खोज की गई थी कि लगभग 1000 बीसी का आसपास के टाइम पीरियड में, 1000 बीसी के टाइम पीरियड पर लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज हुई है, ठीक है। और हमारा जो 1500 बीसी से लेकर के कितना 1000 बीसी का टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं हम ऋग्वैदिक काल। 1000 बीसी से लेकर और 600 बीसी के टाइम पीरियड को बोलते हैं हम उत्तर वैदिक काल। तो हमारी जो खोज की गई है ये उत्तर वैदिक टाइम पीरियड पर की गई है। 1000 बीसी के करीब मानव लोहे का ज्ञान हो गया था, लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। चलिए, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि वो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। कई बार ये कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं और कई जगह क्वेश्चन देखने को भी मिला है। तो लोग इसमें कंफ्यूज हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं। कुछ तो करके आते हैं कि पशुपालन, वो लोग पशुपालन करते थे, बिल्कुल गलत है। आप टिक कर कहेंगे पशुपालन, ये भी गलत है। हाँ, आपका आंसर शिकार की, शिकार खेलते थे। शिकार तो भाई मध्यपाषाण काल के और पुरापाषाण काल के खेलते थे। उसके बाद में शिकार तो था ही नहीं, नवपाषाण काल आ गया, खेती करने लग गए, स्थायित्व आ गया जीवन में, तो कहां से आएगा? शिकार का मतलब नहीं आता फिर, इसका मतलब शिकार भी गलत हो गया। कृषि, कृषि करते थे, मना नहीं किया, लेकिन मुख्य पूछा है, यहाँ ऑप्शन में पूछा मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय, चूंकि उनकी कुछ फारस की मोहरें, फारस जानते हैं आप, ईरान वाले रीजन को हम फारस बोलते हैं, तो फारस की मोहरें मिली हैं हमें वहां से। अब ये चीज, और जो मोहरें हमें लोथल से मिली है उस पर एक नाव का चिन्ह भी है, तो वो ये दिखाती है कि इसका मतलब इन लोगों का व्यापार वहां तक था। कहाँ? मेसोपोटामिया सभ्यता तक, फारस तक इनका व्यापार होता था, क्योंकि वहां पर भी वो मोहरें मिली हैं जो सेम सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं। तो इस चीज से अंदाजा लगता है कि व्यापार ये करते थे। अब लोथल बंदरगाह भी था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार, मुख्य व्यवसाय। अगर मुख्य व्यवसाय नहीं पूछता तो हम एक बार को कृषि करते थे, लेकिन मोस्टली वो क्या करते थे? व्यापार करते थे, खेती करते थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? मैंने अभी पीछे भी बताया, एक बार मैं फिर बता देता हूं। देखिए, सिंधु सभ्यता का आकार कैसे था, ठीक है। ये नॉर्थ, सॉरी, ठीक है, ये इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसका आकार कैसा था? ऐसा। तो यानी ये त्रिभुजाकार थी। कोई भी पूछे चतुर्भुजाकार मत बोल देना, ये थोड़ा सा ही आगे है ईस्ट, यानी आलमगीरपुर इधर, इधर क्या सूरत गई, और इधर दहमाबाद, मैंने आपको बताया था, और इधर वेस्ट में सुतकांगेडोर। तो ना तो वर्गाकार आएगा, ना आयताकार आएगा, ना गोलाकार आएगा। कौन सा आंसर इसका राइट आंसर है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार सभ्यता थी। होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, एक और चीज याद रखना, कहीं पर कई बार पूछ ले हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, तो अलग अलग नहीं है। ये कांस्य युगीन सभ्यता, तो वो सारे इसी एक ही सभ्यता को नाम दिया गया है, सिंधु सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, समझ जाना। अब यहाँ पर पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? मैंने पीछे अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था कि रोपड़, रोपड़ तो कहां पड़ता है? पंजाब में। अच्छा, ध्यान रखिए, रोपड़ क्यों इंपोर्टेंट है? रोपड़ इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आजादी के बाद 1947 में हम आजाद हुए, तो सारे जितने भी स्थल खोजे गए वो सारे किसके पास चले गए? पाकिस्तान के बाद पास में। अब हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो फिर जो हमारे एएसआई के काम करने वाले लोग थे, कर्मचारी थे, उन्होंने खोज की, उन्होंने कहा कि अब सारे स्थल तो उनके पास चले गए, अब इनका बंटवारा कैसे हो? कि ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई खुदाई की जाए। तो पहले कौन सा स्थल खोजा गया आजादी के बाद? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि आजादी के बाद सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया भारत में? तो वो रोपड़ है, ठीक है, रोपड़ राइट आंसर कराना। यहाँ से कोई ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें नहीं मिली है, वही कॉमन चीजें मिली है जो और स्थानों से मिली है। तो इससे ये नहीं पूछेगा कि रोपड़ से क्या मिला है, रोपड़ में सिर्फ इतना पूछेगा कि आजादी के बाद पहला स्थल कौन सा खोजा गया? वो रोपड़ था। कहाँ? पंजाब में। लोथल, इसको मैंने बता दिया, ये बंदरगाह था, टोटली व्यापार का केंद्र था लोथल से। कालीबंगा, कालीबंगा में आ जाइए। कालीबंगा से क्या चीजें मिली है? नंबर 1, दोहरे जुते हुए खेत। इसकी रेजर बहुत छोटी हो रही है। हम्म, ठीक है, देखिए क्या, एक तो यहां से मिले हैं
दोहरे जुते खेत। ठीक है। दूसरा, दोहरी फसल भी यहीं से मिली है, एक साथ दो फसलें उगाने के प्रमाण भी यहीं से मिले। और इस कालीबंगा को अभी मैंने पीछे बताया क्या बोला है, दीनहीन बस्ती भी बोला है, किसने, बीबी लाल ने। गरीबों की बस्ती भी बोला है, एक पल्ले के किवाड़ भी मिले, एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा भी मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। ठीक है। और बनावली से मैंने बता दिया, ये बनावली है, अनावली नहीं है, ये एरर हो गया। बनावली से मैंने बता दिया था कि ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बनावली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, बाकी सारी चीजें तो कॉमन है जो भी मिली है। तो राइट आंसर इसका क्या कर देंगे आप, राइट आंसर कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला है, जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, और आज भी आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले वो किस वस्तु का उत्पादन करते थे, लगा लीजिए। मुद्राएं, कांसे के औजार, जौ, कपास। क्या राइट आंसर होगा, देखिए जौ। जौ तो हड़प्पावासी लोगों से पहले भी बोना स्टार्ट हो गया था, जौ और गेहूं के साक्ष्य तो हमें उससे पहले भी मिल चुके हैं। ठीक है। मुद्राएं, मुद्राओं के बारे में भी नहीं था, मुद्रा तो तब तक नहीं थी, मोहरें थी। और मुद्राएं जो भी थी वो सिर्फ क्या थी, आहत मुद्राएं थी। आहत का मतलब है कोई एक लोहे को गलाया और उस पर कुछ भी कर दिया, लोहे को नहीं गलाया, लोहे को तो जानते नहीं थे, कांसे को। ठीक है। कांसे का औजार, ये भी नहीं था। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है उसने कि किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सबसे पहले उत्पादन किस चीज का किया। यदि किसी इनमें से किसी चीज का उत्पादन किया गया हड़प्पावासियों द्वारा, सबसे पहले वो हड़प्पावासियों ने किया। अब इनमें से कौन से चीज का किया गया, तो बेटा राइट आंसर इसका हो जाएगा कपास। मैं अलग कलर ले लेता हूं थोड़ा। ठीक है। किसका, कपास। कपास राइट आंसर आप टिक कर आएंगे, किसका सही आंसर है कपास। कपास का सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई, हड़प्पावासियों द्वारा, उससे पहले किसी के द्वारा खोज की नहीं गई थी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि खेती के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य अगर पूछा जाए एक 3 स्थान याद रखना, लहुरा देव, ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है, और एक कोल्डीवा, कोल्डी हवा। ठीक है। देखिए 7000 बीसी के, ये यहाँ 6000 बीसी, ठीक है, और ये यहाँ 8000 बीसी। अगर खेती करने का साक्ष्य पूछ ले कि खेती करने का साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य अभी जो लेटेस्ट में खोजा गया है, तो वो कौन सा है हमारा, लहुरा देव। लहुरा देव से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं 8000 बीसी में, कि यहाँ पर 8000 बीसी पहले भी यहाँ पर खेती की जाती थी। ये मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। मेहरगढ़, मेहरगढ़ का पता लगाया था सबसे पहले, जब तक हमें लहुरा देव का नहीं पता था उससे पहले हम क्या मानते थे कि मेहरगढ़ में ही खेती के साक्ष्य खोजे गए हैं। और एक पड़ता है हमारा कोल्डीवा, ये भी यूपी में पड़ता है, और लहुरा देव भी यूपी में पड़ता है। मेहरगढ़ यूपी में नहीं पड़ता, ये पड़ता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान फेमस जगह है, ईरान के और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। और इसका इंपोर्टेंट आपको याद रखने की बात यह है कि यहाँ से सीमा हैदर तो जानते ही होगे ना सारे, तो वहीं से ये वो यहीं से मेहरगढ़ से ही। चलिए, अगला एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि हड़प्पा की कहानी भी बताई थी, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने की गई थी वो सब भी बता दिया है। अब फिर देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई, सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता तो लगाया था वो ब्रिटेन बंधु थे, लेकिन वो हड़प्पा जानते नहीं थे कि यहाँ पर कोई एक सभ्यता है। उन्होंने तो पता लगा लिया सिर्फ कि यहाँ पर कोई ना कोई टीला वगैरह रहा है। कनिंगम ने भी ऐसे ही कहा कि हाँ जरूर एक सभ्यता तो रही है पहचान, लेकिन उसको ऑफिशियल नहीं दे पाए, वो खोज नहीं कर पाए कनिंगम भी। कनिंगम को क्या कहा जाता है, एएसआई का पिता, फादर ऑफ एएसआई। कनिंगम के बारे में पढ़ते हैं पहले हम थोड़ा सा। एएसआई, एएसआई एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, कनिंगम के द्वारा। और इनको क्या कहा जाता है, एएसआई का पिता, एएसआई का पिता। ठीक है, पहली बार इन्होंने कहा था। और इनके बारे में एक और फैक्ट याद कर लेना, ये मुद्रा शास्त्री थे, यानी इन्हें मुद्राओं का अध्ययन करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक। मुद्रा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, ध्यान कर लेना, ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता चल रहा हूं। अब आते हैं सर जॉन मार्शल, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। हाँ थोड़ा सा इसके बारे में, सर जॉन मार्शल। अच्छा, मार्शल कौन थे,
एक तो ये पता होना चाहिए कि मार्शल कौन थे। मार्शल पहले डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, किसके? एएसआई के। कब बने? 1902 में। और कब तक रहे? जब तक ये यहाँ पर फिनिश नहीं हो गए, 1928 तक बने रहे। क्या? डायरेक्टर जनरल। किसने बनाए? कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन थे, फंड दे करके। तो इन्होंने ही, मार्शल की ही देखरेख में क्या बने थे? दो लोगों को नियुक्त किया गया था 1917 में। किसको? एक तो आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी का पूरा नाम कई बार लिखा मिल जाए तो पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहिनी, सॉरी राखल दास बनर्जी। आर डी बनर्जी का नाम है राखल दास बनर्जी और दूसरे हैं यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहिनी। तो अभी पूछा गया हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई? इनके द्वारा। ठीक है, इसकी खोज इन्होंने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की। कब की गई? 1922 में। ठीक है, अब आ जाते कनिंघम। कनिंघम के बारे में मैंने बता ही दिया कि कनिंघम ने पहले, ये क्या थे? एएसआई के फादर थे। इनसे इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। कनिंघम ने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर। कई बार पूछ लेता है, पत्तन नगर कह दो, बंदरगाह कह दो, डॉकयार्ड कह दो, और हाँ एक और शब्द आता है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, ये शब्द भी मिलता है, कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी गोदीवाड़ा कह दे, बंदरगाह कह दे, ठीक है, और डॉकयार्ड कह दो। डॉकयार्ड, तीनों एक ही शब्द है। ठीक है, बंदरगाह को ही बोलते हैं। बंदरगाह मतलब जहां पानी के जहाज आकर के ठहरते हैं, यानी प्राकृतिक बंदरगाह था ये। और इसकी तुलना किससे की जाती है? विशाखापट्टनम के प्राकृतिक बंदरगाह से इसकी तुलना भी की जाती है, ध्यान रखना। तो क्या था? देखिए, कालीबंगन नहीं था। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या आकर के पत्तन बंदरगाह कैसे बन जाएगा अंदर की तरफ? उसकी समुद्र से सीमा ही नहीं लग रही है राजस्थान की। रोपड़ पंजाब में पड़ता है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। तो कौन सा था? मैंने पहले भी बताया, लोथल। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, आपको इसको टिक करके आना है, लोथल एकमात्र। वैसे और भी थे, बालाकोट वगैरह और भी थे, परंतु ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। पैमाने की खोज, एक मिनट पानी पी लूं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? देखिए, यह खोज कहां पर हुई? बताइए, दिमाग लगाइए कि पैमाने की खोज, पैमाने में क्या क्या चीजें मिली हैं, बताइए। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? देखिए, दो जगह से पैमाने के हमें साक्ष्य मिले। एक तो घोड़े के, ठीक है, सॉरी, एक तो मिले सीप के। सीप जानते हैं आप? सीप का पैमाना, ठीक है। और एक मिला है हाथी दांत का। दूसरा कलर ले लेता हूं। एक मिला है हाथी दांत का। अब हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? हाथी दांत का पैमाना मिला है हमारा लोथल से, ठीक है, और ये मिला है मोहनजोदड़ो से। तो जनरली जब क्वेश्चन पूछे, अगर पर्टिकुलर ये बोल दिया कि सीप का पैमाना कहां से मिला है, तो आपको आंसर किसका करके आना है? मोहनजोदड़ो का। और अगर पूछ ले कि सिर्फ पैमाना ही पूछे, तो आपको आंसर करके क्या आना है? लोथल। लोथल ऑप्शन में है कहीं? है ना? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? लोथल। ठीक है, लोथल से हमें क्या मिला? हाथी दांत का पैमाना मिला है। चलो, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में विभक्त था? कौन कौन से लोग हड़प्पा कालीन, हड़प्पा टाइम पीरियड पर कौन कौन लोग रहते थे? नंबर एक देखना यहाँ पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवस्था तो थी नहीं, ये तो व्यवस्था तो ऋग्वैदिक काल के में आई है, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। और ये चारों वर्ण व्यवस्था कहाँ है? ऋग्वेद में मैं पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये सोचा गया है, ये कल्पना की गई है कि कोई एक विराट पुरुष है जिसको ब्रह्मा का नाम दिया गया है, और मैं एक ब्रह्मा जी बना रहा हूँ, थोड़े से समझ जाना कि ये ब्रह्मा है। ठीक है, ये इनके भुजा लटका दिए, ठीक है, आप समझना, और ये इनके पैर हैं ब्रह्मा जी के, ठीक है, जो भी है। तो चार वर्णों की कल्पना की गई है। नंबर एक, ब्रह्मा के मुख से, यानी खोपड़ी से,
तो ब्राह्मण, ठीक है। भुजाओं से क्षत्रिय, यहाँ ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय। पेट से वैश्य, और जांग से, जांग कह दो या पैरों से या थाई से, इससे क्या शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और ऐसा हमने क्या कौन कह रहा, ऋग्वैदिक काल में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त कहता है इस बात को, तो ये तो ऋग्वैदिक काल की बात होगी। और जबकि हम बात कर रहे हैं उससे पहले की हड़प्पा काल की, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सही है, ठीक है। अब हम बाकी आते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा को शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। देखिए शिकारी तो थे ही नहीं, तो शिकारी देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन शिकारी तो थे ही नहीं। वो व्यापारी थे, किसान भी थे, ठीक है। और क्षत्रिय यानी युद्ध तो करते ही नहीं थे, अगर वो युद्ध करते तो ऐसी व्यवस्था तो होती ही नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आपको, विद्वान भी थे, पढ़े लिखे थे वो लोग, योद्धा थे, व्यापारी भी थे। जहां पर व्यापारी वर्ग आ जाए, क्योंकि व्यापारी क्या है, व्यापारी किसी और ऑप्शन में तो नहीं है, तो व्यापारी को देख करके आप सीधे टिक कर देंगे, कौन सा, व्यापारी। जहां पर भी व्यापारी आ जाए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंफ्यूज करेगा ये। व्यापारी को देख करके आपको इसको टिक करके आना है। चलिए, हाँ, अब एक देखते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहां से मिला है। देखिए पहले आते हैं बनावली। बनावली में मैंने सिर्फ एक चीज बताई, बनावली क्या है, बनावली है क्या, बनावली से सिर्फ जल निकासी व्यवस्था का अभाव है, बनावली से और कुछ इंपोर्टेंट कोई चीज नहीं पूछी जाएगी, तो ये तो अलग हट गया। चनहुदड़ों से इससे वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटें। यहां पर ये नहीं कह रहा, उसने पूछा ईंटों का अलंकरण, वक्राकार ईंटों की तो कोई बात ही नहीं आई, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि ईंटों का अलंकरण कहाँ, तो वक्राकार ईंटें यहाँ से मिली है चनहुदड़ों से, और जितने भी मेकअप किट से रिलेटेड जितने भी सामान है ना वो चनहुदड़ों से मिले हैं, ठीक है। जिसको भी क्रीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक की जरूरत है, वो चनहुदड़ों जाके चले जाओ और वहीं से अपना सामान ले आओ फैशन का, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से मैंने बता दिया क्या क्या चीजें मिली है। राइट आंसर आपका है कालीबंगा। कालीबंगा से कैसी चीजें मिली है, कैसी ईंटें मिली है, अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें जानते हैं, जो सजाई गई हो, उन ईंटों को बोलते हैं हम अलंकृत ईंटें। कहां से मिली है, वो हमारी कालीबंगा से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, बहुत साधारण सा सवाल है, सभी को पता है, सब पढ़ करके जाते हैं। तो इसमें देखो 35 भी नहीं आता, 42 भी नहीं आता, 1 भी नहीं आता, 1921 किसने की, दयाराम साहिनी ने, दयाराम साहिनी ने। किसके निर्देशन में की, मार्शल के निर्देशन में की, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की। इसकी रिपोर्ट कब छपी, ये भी कई बार पूछेगा। पहली बार दुनिया को हड़प्पा सभ्यता का पता कब चला, पहली बार दुनिया को हड़प्पा सभ्यता का पता कब चला, तो आपको आंसर क्या करके आना है, 1924 में। किसके द्वारा पता चला, मार्शल ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी, कौन सी, लंदन वीकली। लंदन वीकली कहां से निकलती थी ये पत्रिका, ये लंदन से निकलती थी, इसमें पहली बार छापी। हड़प्पा नाम कब दिया, हड़प्पा नाम दिया इसको 1927 में, क्योंकि हड़प्पा स्थल से खोजी गई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही नहीं है। नंबर 1, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। अश्वमेध एक यज्ञ होता है, अश्वमेध, उस यज्ञ की जानकारी थी नहीं, वो कोई ऐसा यज्ञ करते ही नहीं थे, उसकी तो जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पवित्र नहीं थी, ये तो अगण्य माना गया है। वो ऋग्वैदिक काल में, इस टाइम पीरियड में कुछ नहीं था, ऋग्वैदिक काल में अगण्य माना गया, यानी न मारने योग्य। तो पवित्र किनके लिए हुई, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड वालों के लिए, उनके लिए नहीं थी। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। संस्कृति कौन कह रहा है स्थिर नहीं थी, संस्कृति तो स्थिर थी। एक जैसे ही थे, ज्यादातर स्थल देख लो, सभी जगह से एक जैसी चीजें मिली है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। हाँ, सामाजिक भेदभाव था, अपर क्लास के लोग दुर्ग में रहते थे और छोटी क्लास के लोग नीचे सामान्य नगरों में रहेंगे, दुर्ग में रहते थे। लेकिन उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये बात राइट आंसर है। पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है हमें, कहां से, मोहनजोदड़ो से, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये भी फैक्ट कर लेना, पशुपति नाथ की मूर्ति। और पशुपति नाथ की मूर्ति को ही क्या कहा है, कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिली है ये तो। दूसरी बात, इसको एक और चीज बोला है, इसको आद्य शिवा भी बोला है, आद्य शिवा, यानी शिव भी बोला है इसको। और इसकी तुलना मार्शल ने की है, किसके, मार्शल ने किससे की है, शिव से। इसकी तुलना मार्शल ने शिव से की है, ठीक है, कि एक कोई है।
अच्छा, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार? कालीबंगा में? नहीं, कालीबंगा में तो क्या, इसको तो दीनहीन बस्ती बोला गया है। किसने बोला है? मार्शल ने बोला है, दीनहीन बस्ती बोला है। लोथल में डॉकयार्ड मिला है, मैं पहले लोथल के बारे में बता चुका हूँ। हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में बता चुका हूँ। R37 और क्या एच के आकार की समाधि मिली है। एक स्त्री है, उसके पेट, गर्भ से निकलता हुआ एक पेड़ दिखाया गया है जिसको उर्वरता की देवी बोला गया है, ये भी नहीं है। तो वृहत स्नानागार मैंने बताया था मोहनजोदड़ो से मिला है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, और दूसरी एक और चीज मैं बता दूं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को, इसको ही क्या बोला गया है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत। ठीक है, और उम्मीद है अब और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला? नहीं, सबको पता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। और हाँ, एक और फैक्ट याद कर लेना, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, मुर्दों, अरे मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला किसको बोलते हैं हम? लोथल को, ध्यान कर लेना ये चीज, लोथल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहारों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक अंग उत्कीर्णन हुआ है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तीन चीजों से परिचित नहीं थे। नंबर एक तो लोहे से, दूसरा शेर से, तीसरा तलवार से। ये इन तीन चीजों से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे। तो फिर किससे परिचित थे? बाकी सबसे थे, नहीं थे। ठीक है, कौन? सिंधु घाटी के लोग। अब सबसे ज्यादा अंकन किसका मिला है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बैल, बैल का अंकन मिला है, क्योंकि वृषभ, वृषभ की एक मोहर मिली थी जिसको कनिंघम ने डिस्क्राइब किया था, और उस पर एक लिपि लिखी गई है जिसको भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। ठीक है, वो लिपि लिखी गई है, उस पर सबसे ज्यादा वृषभ, वृषभ कहते हैं बैल के लिए। तो मोहरों पर जो मिला है वो हमारा कौन? बैल मिला है। बैल कह दो, वृषभ कह दो, एक ही बात है। चलिए, उम्मीद है क्लास आपको सभी को अच्छी लगी होगी, और आपके ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ कहने को 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, लेकिन 20 के थ्रू और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चंस करा दिए। एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए, 1 से 2 बार देखिए, और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी के और जो क्वेश्चंस है एक और लेकर के आऊंगा, आपकी सारी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।